हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एजी केम। तो लास्ट लेक्चर में मैंने थर्मोकेमिस्ट्री पूरा कंप्लीट कर दिया था। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारा कंप्लीट हो चुका था। आज हम पढ़ेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का कुछ लिमिटेशंस था, इसीलिए हम लोग को सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की ज़रूरत पड़ी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारा डील होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बेसिस पे कि वहाँ एनर्जी कंजर्व होती है, एनर्जी कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है, बट यहाँ पे क्या होता है, देखो ड्रॉबैक क्या था लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, वो बताता हूँ कि देखो मान लो इफ़ वी हैव PCl5, PCl3 एंड Cl2। ठीक है, अगर आप इसको एक बीकर में ले लीजिएगा, अगर आप इसको पूरे एक बीकर में ले लीजिएगा तो हमें ये पता नहीं चलेगा कि वेदर PCl5 डिकम्पोज इनटू PCl3 एंड Cl2 और आइदर PCl3 and Cl2 will combine to form PCl5. So first law of thermodynamics unable to tell us about the feasibility of direction of a reaction, कि whether the forward direction will be feasible or whether the backward direction will be feasible. ठीक है, तो हम ये पता करते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, हमें ये पता चलता है कि रिएक्शन की स्पॉन्टिनिटी क्या है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से पता चलता है। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने से पहले कुछ टर्म्स है जो हमें ज़रूरत पड़ेंगे, वो सब पहले देख लेते हैं। तो पहला टर्म आता है इसमें स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, पहला हम लोग पढ़ेंगे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो आप लोग अभी तक डेफिनेशन जानते होंगे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की, जो रिएक्शन खुद पे खुद हो जाए। ठीक है, बट इसमें कुछ चेंज करना चाहूँगा। खुद पे खुद रिएक्शन तो होती है, बट आप सपोज करो बर्निंग ऑफ कोल भी तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, बट खुद अगर कोयले को लेके आते हो तो खुद पे खुद तो जलना स्टार्ट नहीं करेगा वो। तो क्या इसकी क्या डेफिनेशन है कि वंस द प्रॉपर कंडीशन सेट देन द रिएक्शन विल बी प्रोसीड इन दैट डायरेक्शन। सपोज करो अगर मैं बात करता हूँ बर्निंग ऑफ कोल की बात करता हूँ, तो एक बार तुम्हें इनिशिएट करना पड़ेगा। एक बार तुम उसे इनिशिएट कर दोगे तो वो फिर खुद पे खुद बर्न हो जाएगा। तो वही बात है कि कोई रिएक्शन अपने आप हो जाता है, जैसे मान लो वाटर ऊपर से नीचे फ्लो करता है, तो वहाँ पे कोई हमें एक्सटर्नल इनिशिएशन की ज़रूरत नहीं है। बट कोई रिएक्शन है, जैसे तुम मान लो अगर मोमबत्ती को अगर बर्न करना चाहते हो तो तुम्हें वो भी एक बार इनिशिएट करना पड़ेगा। एक बार तुम जब इसे इनिशिएट कर दोगे फिर वो खुद पे खुद पूरा बर्न होगा। तो वही बात है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की, वही डेफिनेशन है कि वंस द प्रॉपर कंडीशन इज सेट, वंस दी, अगर मैं तुमसे बात करता हूँ अगर तुम H2 और O2 को भी मिला दोगे तो कुछ भी रिएक्शन नहीं होगा एट रूम टेम्परेचर, बट अगर तुम उसमें इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करोगे तो हमारा वाटर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो हमें इनिशिएशन करना पड़ता है। और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ऐसा बात नहीं है कि नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता ही नहीं है। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को हमें कराना पड़ता है, कंटिन्यूसली सप्लाई करनी पड़ती है। ठीक है, एक्सटर्नल एजेंसी कंटिन्यूस सप्लाई करता है इलेक्ट्रिसिटी। जैसे मान लो कुछ भी अगर इलेक्ट्रोलिसिस की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, हमारा H2O मॉलिक्यूल टूटता है H2 और O2 में। ठीक है, H2 मॉलिक्यूल टूटता है, तो ये कब होता है फिनोमेना, जब तुम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तब ये रिएक्शन होगा। अगर जैसे ही तुम इलेक्ट्रिसिटी स्टॉप कर दोगे ये रिएक्शन रुक जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, खुद पे खुद नहीं होगा, इसे तुम्हें करवाना पड़ेगा, बाहर से धक्का देना पड़ता है। एक एक्सटर्नल फोर्स तुम्हें चाहिए, जब यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, तो ये बात होती है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की। तो हम लोग देखते हैं कि क्राइटेरिया क्या है, वेदर द रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस और नॉट, व्हाट इज द क्राइटेरिया। तो हम लोग बात करते हैं डेल्टा H की, इंथैल्पी चेंज की बात करते हैं। तो तुम देखो अगर मैं बात करता हूँ बर्निंग ऑफ कोल, तो वहाँ पे क्या होता है कि डेल्टा H तुम्हारा नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो पर ये क्राइटेरिया डेल्टा H का नेगेटिव होना स्पॉन्टेनिटी की क्राइटेरिया है, ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते। क्योंकि अगर हम इवापोरेशन की बात करते हैं, इवापोरेशन ऑफ वाटर करवाते हैं, तो देखो इवापोरेशन ऑफ वाटर में क्या होता है कि हमें बाहर से हीट सप्लाई करनी पड़ती है, यहाँ डेल्टा H पॉजिटिव होता है और ये रिएक्शन भी हमारा स्पॉन्टेनियस है। सो डेल्टा H इज नॉट ओनली द क्राइटेरिया टू डिसाइड वेदर द रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस और नॉट, कुछ तो मिसिंग फैक्टर है यहाँ पे। वो मिसिंग फैक्टर क्या है, तो वो मिसिंग फैक्टर है इंट्रोपी।
we have to study another thermodynamic term that is entropy. Entropy क्या होता है? Entropy degree of randomness है, degree of randomness और डिसऑर्डर इन अ सिस्टम। जैसे मैं बात करता हूँ कि अगर सॉलिड से लिक्विड की तरफ बढ़ते हैं, जैसे मान लो कि ये है, कोई भी स्टेट अपनी रैंडमनेस को अटेंड करना चाहता है। रैंडमनेस बोले तो लोअर स्टेबिलिटी, हायर स्टेबिलिटी, लोअर एनर्जी। जैसे बात करता हूँ मैं, अगर लिक्विड हाइड्रोजन H2O लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स इस तरीके से अरेंज है तो गैस में क्या होगा, इस तरीके से हो जाएगा, क्योंकि गैसेस तो दूर दूर रहेंगे ना। तो यहाँ क्या हो रहा है, डिग्री ऑफ रैंडमनेस बढ़ रहा है, डिसऑर्डरनेस बढ़ रहा है। तो कोई भी सिस्टम अपने डिसऑर्डरनेस को, रैंडमनेस को अटेंड करना चाहता है, मतलब मैक्सिमम स्टेबिलिटी को अटेंड करना चाहता है। तो एक स्पॉन्टेनिटी डिसाइड करने के लिए इंट्रॉपी फैक्टर आता है। इंट्रॉपी भी हमारा स्टेट फंक्शन है। इंट्रॉपी की बात करते हैं, स्टेट फंक्शन है, डिनोट करते हैं इसको कैपिटल एफ से डिनोट कीजिएगा। ये भी स्टेट फंक्शन है, तो यहाँ पर भी चेंज इन इंट्रॉपी की बात करते हैं। डेल्टा एफ होता है फाइनल माइनस इनिशियल, और ये तुम्हारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। इंट्रॉपी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि मास पे डिपेंड करता है इंट्रॉपी भी। ठीक है, तो इंट्रॉपी के बारे में यह बात होती है। इंट्रॉपी क्यों आती है? क्योंकि स्पॉन्टेनिटी पता करनी है। डेल्टा एच इज नॉट सफिशिएंट टू डिसाइड वेदर द रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस और नॉट। ठीक है, इतना अगर आपको नोट करना है, ब्रीफ नोट्स बनाने हैं तो बना लीजिए। जैसे और थोड़ी सी बात करते हैं इंट्रॉपी के बारे में। अब पूरा डिस्कशन इंट्रॉपी पे ही चलेगा, क्योंकि सेकेंड लॉ पूरा इंट्रॉपी पे ही बेस्ड है हमारा। तो देखो, इंट्रॉपी की यूनिट क्या होती है? मैथमेटिकली हम लोग इंट्रॉपी को एक्सप्रेस कर सकते हैं Q रिवर्सिबल बाई T, मतलब रिवर्सिबली कितना अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब हो रहा है डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। ठीक है, डिफिनेट अमाउंट ऑफ टेम्परेचर पे होता है, आइसोथर्मली एंड आइसो रिवर्सिबली रिएक्शन होता है। इसकी यूनिट की बात करें तो Q की यूनिट जूल हो गई और टेम्परेचर की केल्विन, तो ऊपर आके जूल केल्विन इन्वर्स हो गया। मतलब इंट्रॉपी की यूनिट की बात करें तो जूल केल्विन इन्वर्स इंट्रॉपी होता है। अगर तुम्हारा हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो पॉजिटिव Q से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हीट बाहर निकाल रहा है सिस्टम, हीट एनर्जी मतलब लॉस कर रहा है हीट का, तो वहाँ माइनस से रिप्रेजेंट होता है। अगर मैं तुमसे बात करता हूँ, अगर देखो, अगर मान लो तुम एक सिलेंडर ले लिए हो, फ्रिक्शनलेस सिलेंडर है जैसे हम लोग उसमें लेते थे वर्क डन वाले में, और इसको तुम रिजर्वायर से कनेक्ट कर दिए हो हीट रिजर्वायर से, तो ठीक है, तुम इसको जब कनेक्ट करोगे तो देखो, अगर मान लो कि रिजर्वायर Q अमाउंट ऑफ हीट इसको देगा, तो सिस्टम की तो प्लस Q से रिप्रेजेंट करना, रिजर्वायर माइनस Q से हो जाएगा। तो तुम देखो, अगर मैं डेल्टा एफ बात करता हूँ, जब ये हीट एब्जॉर्ब करेगा तो एक्सपेंशन काम होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तुमसे डेल्टा एफ की, तो तुम ये लिख सकते हो Q रिवर्सिबल बाई, सिस्टम की बात कर रहा हूँ, बाई T। और मैं तुमसे देखो, जितना Q ये लॉस करेगा, जितना Q ये गेन करेगा हीट, उतना ही तो ये लॉस करेगा। तो हम लोग ये लिख सकते हैं डेल्टा एफ रिजर्वायर के लिए माइनस Q रिवर्सिबल बाई T। अब टोटल चेंज इन इंट्रॉपी की बात करता हूँ मैं तुमसे, टोटल चेंज इन इंट्रॉपी की बात करता हूँ, तो डेल्टा एफ सिस्टम प्लस डेल्टा एफ रिजर्वायर इक्वल्स टू 0 हो जाएगा ना। देखो, Q रिवर्सिबल बाई T माइनस Q रिवर्सिबल बाई T, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, टोटल चेंज इन इंट्रॉपी 0 हो रहा है टोटल सिस्टम का, और प्लस रिजर्वायर की बात करते हैं तो टोटल चेंज इन इंट्रॉपी 0 होता है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ, जैसे अगर मान लो सॉलिड से हम लोग लिक्विड की तरफ बढ़ रहे हैं, सॉलिड से लिक्विड की तरफ बढ़ रहे हैं, फिर गैस की तरफ बढ़ रहे हैं, तो देखो इंट्रॉपी बढ़ेगी क्योंकि रैंडमनेस बढ़ रहा है। अगर सॉलिड के पार्टिकल्स तुम्हारे पास में है बहुत, लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़े दूर है और गैस के पार्टिकल बिल्कुल दूर है, तो रैंडमनेस बढ़ रहा है। यहाँ पे रैंडमनेस बढ़ रहा है, मतलब इंट्रॉपी बढ़ रही है। तो तुमसे कोई पूछे सॉलिड, लिक्विड और गैस में, तो इंट्रॉपी सबसे ज़्यादा गैस की होती है, फिर लिक्विड की होती है, फिर सॉलिड की होगी। ठीक है, इंट्रॉपी बढ़ेगी, रैंडमनेस बढ़ेगा, इंट्रॉपी बढ़ रही है। इंट्रॉपी इन फेज ट्रांजिशन की भी बात कर लेते हैं, बात चल रही है। इंट्रॉपी इन फेज ट्रांजिशन मतलब मैंने आपको बताया था कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस और सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस कन्वर्जन, तो उसको फेज ट्रांजिशन बोलते हैं। तो देखो, अगर मैं बात करता हूँ तुमसे, और मैंने तुम्हें बताया था कि फेज ट्रांजिशन जब भी होता है उस समय टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो डिफिनेट टेम्परेचर पे वो रिएक्शन होती है। अगर मैं तुमसे बात करता हूँ इंट्रॉपी ऑफ फ्यूजन की बात करता हूँ,
तो मैंने आप लोग को बताया है इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन में कि फ्यूजन वर्ड किस लिए आता है, जब सॉलिड से लिक्विड कन्वर्जन होता है तो हम लोग फ्यूजन वर्ड की बात करते हैं, ठीक है। When 1 mole of solid substance converted into liquid state at its melting point, तो तुम डेल्टा एस इक्वल्स टू लिख सकते हो। यहाँ पे हम लोग डेल्टा एच फ्यूजन से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि क्यू यहाँ पे क्या है, डेल्टा एच फ्यूजन ही है, और टी मेल्टिंग, मतलब मेल्ट, यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, जो चेंज हो रहा है वो एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट हो रहा है। तो तुम देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर एस फाइनल क्या है, एस लिक्विड है और एस सॉलिड है, मतलब जो तुम्हारा इंट्रॉपी चेंज होगा वो पॉजिटिव होगा, इंट्रॉपी चेंज पॉजिटिव होगा, क्योंकि इंट्रॉपी लिक्विड का ज़्यादा होता है, सॉलिड का कम होता है। तो डेल्टा एस क्या है, लिक्विड माइनस सॉलिड, तो वो पॉजिटिव आएगा। वैसे ही तुम अगर बात करते हो इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन की, तो रुको इसे रिमूव कर रहा हूँ, फिर बता रहा हूँ आगे आप लोगों को। अगर मैं बात करता हूँ इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन की, इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन की बात करता हूँ, तो वहाँ पे क्या होता है, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है, तो यहाँ पे इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन बोलते हैं व्हेन लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू गैस एट इट्स मेल्ट बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, तो डेल्टा एफ तुम लिख सकते हो वेपोराइजेशन इक्वल्स टू डेल्टा एच वेपोराइजेशन बाई टी बी, मतलब बॉइलिंग पॉइंट पे चेंज हो रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, ठीक है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि तुम्हारा टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट है, यहाँ पर भी टेम्परेचर कांस्टेंट है। एक बात और यहाँ पे बता रहा था, जैसे हम लोग रिजर्वायर क्या कर रहा है, यहाँ पे हीट लॉस कर रहा है, तुम ये भी कर सकते हो, कंप्रेशन भी करवा सकते हो, तो हीट हमारा सिस्टम लॉस करेगा तो इसको माइनस क्यू से रिप्रेजेंट करोगे, और जब रिजर्वायर को हीट देगा तो प्लस क्यू से रिप्रेजेंट करोगे। वो केस लेके भी तुम इसको दिखा सकते हो कि टोटल चेंज इन इंट्रॉपी विल बी जीरो, ठीक है। तो ये पूरी बात होती है इंट्रॉपी के लिए। फिर आगे हम लोग और भी पढ़ेंगे, बहुत सारी क्राइटेरिया है कि रिवर्सिबिलिटी कैसे डिसाइड करते हैं। अच्छा, एक बात और बताता हूँ कि जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं, जितने भी नेचुरल प्रोसेस होते हैं सारे स्पॉन्टेनियस होते हैं, और एक तरह से देखा जाए तो वो इरिवर्सिबल भी होते हैं। कई बार थ्योरी में पूछ लिया जाता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा जितने भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है वो एक तरह से नेचुरल ही है और हमारा इरिवर्सिबल की गिनती में आते हैं, वो सब इरिवर्सिबल में काउंट करते हैं। तो ये पूरा इंट्रोडक्शन है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। अगर मैं आपको नेक्स्ट डे बताऊंगा, नेक्स्ट डे मैं आप लोग को इक्वेशन बताऊंगा डेल्टा जी की और स्पॉन्टिनिटी की क्या क्राइटेरिया है। वैसे तो हम लोग स्पॉन्टिनिटी केवल डेल्टा एफ को देख के भी तुम स्पॉन्टिनिटी नहीं बता सकते हो, एक दो टर्म इसमें और भी आता है, डेल्टा जी भी आता है, वो सब मैं बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। आज के लिए लेक्चर यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगा, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और वो जो न्यूमेरिकल मैंने कल अधूरा छोड़ दिया था, वो वीडियो रुक गया था बीच में, इसलिए वो अधूरा रह गया है। फार्मूला मैंने बता दिया है, आप लोग आंसर निकाल के कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, मैं आपको वहाँ पे आंसर बता दूंगा, ठीक है। मिलते हैं फिर कल।